Hi everyone and Namaste. This is Devika and I have Binay Kumar ji here with me today. He's an environmentalist and he's been spreading awareness and doing his part in safeguarding our future in terms of food, air and water. Let's hear his perspective on ecology and agriculture. Yeah, hi. If you look at these two topics, इकोलॉजी और एग्रीकल्चर, ये तो दोनों दो सब्जेक्ट हैं. कॉलेज में भी अलग पढ़ाया जाता है, डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग हैं, मिनिस्ट्री मंत्रालय भी अलग अलग हैं सरकार के, राज्य में और केंद्र में. अब थोड़ा अगर डेटा की तरफ जाएं कि ये पर्यावरण और खेती ये दोनों सच में अलग अलग चीज़ है क्या, तो आप पाएंगे कि जो 50% जो पर्यावरण में जो खराबी आ रही है उसको लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन कहते हैं, या ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, या जो भी चीज़ बोलते हैं, या उसके कारण जो आपको मौसम में गड़बड़ी दिख रही है कि ठंडी हुई तो बहुत हो गई, गर्मी हुई तो बहुत हो गई, अनटाइमली भी हो रहा है और ऑल दैट. ये जो 50% आधी गड़बड़ी जो है वो इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की वजह, प्रैक्टिसेस की वजह से. मतलब कृषि को जब उद्योग का हमने दर्जा दिया तो खेत जो है वो हमारी फैक्ट्री बन गई. अब वो खेत नहीं रहा तो हमने क्या किया कि उसमें बहुत सारे सिंथेटिक केमिकल्स डाले, अननेचुरल केमिकल्स डाले, जिसको कि शरीर में अगर डालते तो उसको ड्रग का नाम देते, जो नशा कहते हैं. वो धरती में हमने नशा ज़्यादा डाला. और उसके बाद जो धरती का अपना एक पैटर्न था, जैसे रामायण में लिखा है कि सर्टेन डिस्टेंस के बाद, कुछ किलोमीटर के बाद, कहते हैं इतने कोस पर हवा बदले, इतने कोस पर पानी, बोली, पगड़ी, जानवर, इंसान सब बदलते हैं, फसलें बदल जाती हैं, अनाज बदलते हैं. इसलिए हमारे देश के हर राज्य में अलग अलग अनाज उगता है. अब कुछ दिन पहले तक उगता था, अभी भी थोड़ा बहुत है. तो हमने क्या किया, इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर ने बताया कि आप कहीं भी कुछ भी उगा सकते हैं, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ कुछ कवर लगा देंगे तो कम कर देंगे, ऑल दैट. हम मानव प्रयास से हम इसको आपके लिए हम हर चीज़ हर जगह उगा के देंगे. और ये जब धरती के साथ हमने जोर ज़बरदस्ती करी तो उसको हमको नशा देना पड़ा. क्योंकि कई बार आप देखो कि जेल में अगर कभी जाओ आप या कैदियों से मिलो तो आप पाएंगे कि वो जन्म से वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा था किसी का मर्डर करने का या जो भी उल्टे सीधे काम जिसके कारण वो जेल में. नशे के प्रभाव में कर दिया, गुस्से के प्रभाव में वो काम कर दिया जो वो सामान्य अवस्था में नहीं कर सकता. धरती से भी कुछ उल्टा पुल्टा हमको करवाना हो, कुछ वो चीज़ उगानी हो जो वहाँ नहीं उगता हो, तो उसके लिए हमको नशा देना पड़ता है. उसी को सिंथेटिक पेस्टिसाइड या केमिकल्स कहते हैं. ये पढ़े लिखे लोगों ने बना के दिया. तो इसकी वजह से 50% पर्यावरण में खराबी आ रही है. तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि जब किसी कारण से 50% खराबी आ रही है तो फिर वो पर्यावरण से वो अलग कैसे हुआ. वो सब्जेक्ट तो एकदम साथ में जाना चाहिए. माने अगर हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जो हमारी है, जो खेती करने का आज का तरीका है पूरी दुनिया में फॉर दैट मैटर, अगर हम उसको ठीक करते हैं तो हमारा आधा पर्यावरण की समस्या वहीं ठीक हो जाएगी. और जब पर्यावरण की समस्या ठीक हो गई तो बताओ किसको लाभ नहीं पहुंचेगा, किसको लाभ नहीं पहुंचेगा. लेकिन हमने ये बिल्कुल ऐसा अलग करके रखा है, तो इसमें तो मुझे तो षड्यंत्र दिखता है. और पर्यावरण माने होता क्या है. अब जैसे अब पर्यावरण की बात कहते हैं तो सडनली आते हैं ना, पेड़ लगाओ पेड़ लगाओ. सच में पेड़ लगाओ. क्यों लगाओ भाई पेड़? क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन का कोई दूसरा सोर्स नहीं है. जो मतलब कहते हैं आप, ये सब तो पुरानी बातें हैं कि ये पेड़ सब ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, ऑल दैट. तो विज्ञान जो कह रहा है, या विज्ञान से पहले जो हमारे पूर्वजों ने कहा, उनकी बात छोड़ ही दी हमने, हम कहाँ मानते हैं. तो आज के जो 200 साल पुराना जो विज्ञान है उसी की बात अगर मान के हम चलें कि यही ब्रह्म है, सत्य है, पूरा यथार्थ है, तो वो भी कहता है कि भाई पेड़ लगाओगे तो ऑक्सीजन का कमी नहीं रहेगा, तुमको एयर पॉल्यूशन कम होगा. अब इसमें अगर डेटा में जाए तो कनाडा के पास एक आदमी के ऊपर 2700 पेड़ पर हेड. हमारे देश में 27 या 28 है, और ये 5-10 साल पुराना डेटा है. और बातें हम बड़ी बड़ी कर लेते हैं. और हमको गूगल कहता है कि भाई आपको सांस लेने के लिए 16 पेड़ की आवश्यकता पड़ती है ऑक्सीजन के लिए, और जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए
कम से कम 3 बांस के पेड़ चाहिए होते हैं। माने आपको 16 नॉर्मल पेड़ और 3 बांस के पेड़ एक आदमी को इस धरती पर जरूर लगाना चाहिए अपनी जिंदगी में। वो किसके लिए? अपने ऑक्सीजन के कंजम्पशन के लिए, जो हम सांस ले रहे हैं और जो कार्बन हम छोड़ रहे हैं गंदी हवा, उसको मिला जुला के बराबर कर दे, उससे कुछ हानि नहीं पहुंचे, उसके लिए 19 पेड़ लगाने चाहिए। अब लगाते कितने? और जब आप खेती के इसमें जाएं तो कुछ साल पहले तक, जब तक ये उद्योग का दर्जा, ये सब जो क्रांतियां आई इस देश में या पूरी दुनिया में, जो हमने खेत को एक इंडस्ट्री जैसा बनाने का प्रयास किया, उसके पहले अगर आप देखें तो खेती होती कैसे थी? प्राकृतिक ही थी, जानवर पर आधारित थी। पूरी दुनिया में जानवर पर आधारित खेती थी। इससे पुराना कोई कल्चर नहीं धरती पर। हम जब इस धरती पर मानवता विकसित हुई तो कहते हैं नदियों के किनारे वे क्यों? पानी चाहिए था और भोजन चाहिए था। कपड़े की प्रायोरिटी नहीं थी तब। और उसी भोजन को और बेहतर बनाने के चक्कर में बहुत सारी चीजें हमने इजाद की। आग का इजाद किया, पहिए का किया, ऑल दैट केम टुगेदर। और आज हम अपने आप को मॉडर्न सिविलाइज्ड कहते हैं, और हम कहते हैं वो एरा को अनसिविलाइज्ड एरा कहते हैं। आई डोंट नो व्हाई दिस टर्मिनोलॉजीज। तो तब जब जो खेती थी वो जानवर पर आधारित थी, जंगलों पर आधारित थी, और हमने कोशिश करी कि धरती, हवा और पानी, ये 5 तत्व में जो 3 तत्व है, आकाश और अग्नि को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि धरती पर बॉम्ब लगा दीजिए, कुछ भी हो जाए, आकाश विचलित नहीं होता। अग्नि अपने प्रकृति में है, वो जलाती है। लेकिन जो 3 बच गए, धरती, हवा और पानी, इसकी गुणवत्ता पर हमारे पूर्वजों ने कभी प्रहार नहीं किया। उनके सारे काम, चाहे वो इंडस्ट्री बनाते हों या उन्होंने संसाधन विकसित किए या खेती करी, जो भी करा, लेकिन धरती, हवा और पानी की गुणवत्ता को बचा के रखा। और हम जब पैदा हुए, जब हमको लगा कि हम ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ लिए, ज़्यादा विकसित होने लगे, डेवलपमेंट का कीड़ा जब हमारे सिस्टम में घुस गया, तो हमने सबसे पहला काम किया, और जो करते जा रहे हैं वो एक ही काम सक्सेसफुली हम कर रहे हैं, to spoil the quality of these 3 elements. Tell me, where is that you will find the best fertility of the soil in the world today, and the purest form of water, and the most fresh air? Is it available easily today? No. Big and capital no. Why is that it happen? हुआ ये कैसे? सारा मानव प्रयास, ये पढ़े लिखे लोगों का प्रयास धरती और हवा, पानी की गुणवत्ता में खराबी ला रहा है। और उसका जो प्रहार है, उसके जो दिख रहे हैं सब रिजल्ट, बीमारियां, दवाइयां, हॉस्पिटल्स, हेल्थ इंश्योरेंस, क्राइम्स, अपराध, नशा, हर जगह सब कुछ, ये सब कुछ उसी वजह से हुआ है। जो सांस लेते हैं वो अशुद्ध है, जो खाते हैं वो अशुद्ध है, जो हम पानी पीते हैं वो अशुद्ध है। तो फिर शुद्ध काम होगा कैसे जब सिस्टम अशुद्ध हो रहा? तो मेरी समझ से इकोलॉजी और एग्रीकल्चर साथ में आना चाहिए। और जब साथ में आएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई फसलों के सीजन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल सब सालों भर हमको गोभी खाने का मन करता है। हम जाते हैं और कहते हैं ना, यू डोंट हैव वैरायटी मैन इन द मॉल। अरे वैरायटी 10 सब्जियां रखी, आपको वैरायटी नहीं दिख रही, माने गोभी नहीं है। हम भूल ही गए कि गोभी का सोइंग टाइम, जो लगाने का टाइम है, दीपावली से लेकर 1 महीना होता है, और संक्रांति से होली के बीच में उसका हार्वेस्ट होता है। बाकी अगर पूरे साल अगर आप गोभी ढूंढते हो तो उसको जबरदस्ती उगाना पड़ता है, फोर्स करते हैं, माने उसको नशा देना पड़ता है। तो आप अगर खेती और पर्यावरण को साथ में लेके चलेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। आप जब पेड़ लगाने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इस जगह के लिए, इस जगह माने जिस जगह पे आप रहते हैं उस जगह के लिए कोई पेड़ है, जिसको नेटिव ट्री कहते हैं अंग्रेजी में। उसी जगह का पेड़, उसी जगह का जानवर, उसी जगह का अनाज, उसी जगह की बोली आपको जिंदगी भर बचा के स्वस्थ रखेगी। और याद रखिए, जो आदमी स्वस्थ नहीं है वो इस धरती के लिए बोझ है। It's a matter, it's just something like survival of the fittest today. A sick person is a burden on this planet today. I know it's a strong word, but this is the reality. यही सत्य है। स्वास्थ्य बचाना हो तो सब कुछ लोकल रखना पड़ेगा। थिंकिंग भले ग्लोबल कर लो, लेकिन ईटिंग और कंजम्पशन और अपना जो रहन सहन है वो लोकल रखो। और उसके बड़े फायदे हैं, संस्कृति जुड़ी है उससे। एग्रीकल्चर कहा अंग्रेजी में खेती को, माने कल्चर माने तो संस्कृति। खेती सबसे पुरानी संस्कृति है, और खेती तभी तक बची रही जब तक जंगलों से कॉपी होता रहा। आप देखो ना, पहाड़ का त्रिकोण होता है, पहाड़,
और उसके ऊपर बड़े बड़े पेड़ उगे होते हैं। कैसे? पहाड़ के ऊपर कौन गया लगाने के लिए? पानी कौन देने गया उनको? मानव रहित है वो, वहां पर जहां पर ह्यूमन एफर्ट पहुंचा नहीं, वहां पर इतना अच्छा सब कुछ रहता है। और जैसे ही हम पहुंचते हैं हम आग लगा के रख देते हैं, और उसको कोई किसी इंसान की औकात से बाहर की बात है उस आग को बंद कर देना। ये जो मैन मेड हैवॉक जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इकोलॉजिकल हैवॉक्स, इट्स ऑल मैन मेड, और हम ये जानबूझ के कर रहे हैं। मुझे लगता है पता है हमें, लेकिन सॉल्यूशन पर काम नहीं करते। इसीलिए टुडे द नीड ऑफ द आवर इज टू लुक टू ब्रिंग द एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी टुगेदर। अगर साथ में लाओगे तो प्रकृति से जुड़ोगे, आपको पता चलेगा जैसे आपका शरीर नेचुरल है, प्राकृतिक है, वैसे इसके लिए भोजन जो हो वो भी प्राकृतिक होना चाहिए, तभी पचेगा। पेट और भोजन में सामंजस्य तभी होगा, सामंजस्य माने पेट में भोजन पचेगा तभी जब वो नेचुरली ग्रोन होगा। लेकिन केमिकली ग्रोन होगा तो पचेगा नहीं, यहाँ सड़ जाएगा। और जब भोजन यहाँ सड़ जाएगा तो एवरीथिंग विल रॉट, सब कुछ सड़ जाएगा, मती मारी जाएगी, है ना। तो उसके लिए प्रकृति के से जब हमारी दोस्ती बढ़ेगी तो प्राकृतिक खेती होगी, बस वही है और कुछ भी नहीं है। बाजार जब हम खरीदने के लिए जाना बंद कर देंगे तो हमारी खेती प्राकृतिक हो जाएगी। हम बीज लाने जाते हैं बाजार, हम दवाइयाँ लाने जाते हैं बाजार, हम वीडीसाइड लाने जाते हैं बाजार, हम पेस्टिसाइड लाने जाते हैं, हर्बिसाइड, ये साइड वो साइड, लास्ट में सुसाइड। पता है आपको कितने किसान ने आत्महत्या कर ली इस देश में? 2013 के पहले तक में करीब 6 लाख किसानों ने आत्महत्या करी। ये कोई छोटी बात है क्या? लेकिन who cares? We have branded them farmer। दूर जाके मरो। और जब फार्मर होने लगा, जब वो मरने लगा, तो क्या क्या मर गया पता है आपको इस देश में या इस दुनिया में? ये फार्मिंग की जो कला थी, जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जो किसी पीएचडी वालों को नहीं पता होता, किसी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया नहीं जाता। अगर वहां पढ़ाया जाता तो पंजाब में 17 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, और सबसे ज्यादा नशा और सबसे ज्यादा केमिकल का यूज खेतों में पंजाब में ही होता है। तो कहीं अटपटा सा नहीं लगता? इतनी सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इतने छोटे से राज्य में और इतने छोटे से जगह में, और फिर इतना विकृति आ गई। ये जो खेती की कला थी, हम फार्मर जब मरता है तो खेती करने की कला को लेके मरता है, और उसके साथ में वहां की गायें मर जाती है। जी, वही गाय जिसको हमारी संस्कृति में गौ माता कहा, अंग्रेजी में उसको बॉस इंडिकस कहते हैं। और जिसने उस जानवर को पाला उसका नाम हो गया गोपाल। उस जानवर को पालने वाला उसके नाम से आ गया। कभी आपने घोड़ा पाल, कुत्ता पाल सुना? नहीं सुना होगा। बकरी पाल नहीं सुना होगा। गोपाल होता है। और जब गाय लौट के घर आती थी तो संध्या बेला को ही बोल दिया गोधुली बेला, कभी सुअर धोली बेला नहीं हुआ। तो वो गायें मर जाती हैं। आपको नहीं लगता गाय मर गई? गाय नहीं मरी तो कुत्ते कैसे आ गए हमारे घरों में? आप थोड़ा गूगल करना विकिपीडिया में या जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस हो कि कितने गाय की प्रजाति थी 1947 के पहले। भारत स्वतंत्र हुआ उसके पहले हमारे देश में कितनी प्रजाति की गाय थी और अभी कितनी बची? पहले कितनी थी इस पर डिबेट हो सकता है, लेकिन अब बची है 40 डॉक्यूमेंटेड। और उसमें एक गाय की प्रजाति है जो गंगा के किनारे विकसित हुई, बिहार और यूपी में। उसका नाम ही था गंगा तेरी। उसका नाम नहीं है उस 40 में। कोई कहता है 100 तरह की प्रजाति थी, कोई कहते हैं 300-350 थी। और जिनको विश्वास नहीं होता वो कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाओ। अब ये बेवकूफ उससे डॉक्यूमेंटेशन मांग रहे हैं जो गाय पालता था। तुम पढ़े लिखे लोग अपनी चीज को डॉक्यूमेंट नहीं करते। तुम्हारे बच्चे लिखना नहीं चाहते, सब कुछ का फोटो ले लेते हैं स्कूल में और कॉलेज में जाके, और इन लोगों से जो गाय पालते तो उनसे डॉक्यूमेंटेशन पूछ रहे। हद हो गई हमारी। अब क्या बोले, मानसिकता में थोड़ा सा विकृति आ गई है, सोच हमारा विकृत होता चला जा रहा है। और गाय तो बोझ बन गई इस देश में, गाय बोझ बन गई। कभी चर्चा करो पब्लिक में गाय के ऊपर तो दंगा होने का चांस रहेगा। बहुत ही डेंजरस टॉपिक है टू टॉक अबाउट द काउज इन दिस कंट्री। व्हाई? क्यों? उसको माता बोल दिया इसीलिए आपको तकलीफ हो जाती है? गाय को माता इसीलिए बोला क्योंकि गाय का दूध माँ के दूध के बराबर होता है। आपको विश्वास नहीं? किसी लेबोरेटरी में जाके चेक कर लीजिए, किसी पढ़े लिखे साइंटिस्ट को पूछिए कि माँ के दूध और गाय के दूध में क्या समानता है। हमने इसीलिए उसको माता बोला।
हमारी संस्कृति में बोला, हम तो ऑन साइट जाके आए तो हमारे तो सींग निकल गए ना, हमको कोई चीज़ भारत में कोई अच्छी चीज़ हो सकती है वैसा मानते ही नहीं। तो जब किसान मरता है ना तो किसानी की कला, जैसा मैंने कहा, और गाय भी मर जाती है। गाय पालना, खेती करना इज एन आर्ट, एंड एज लॉन्ग एज इट वाज एन आर्ट, तब तक उसमें केमिकल नहीं घुसा। जब खेती साइंस हो गई तो उसमें सिंथेटिक केमिकल्स आ गए। You will have your own logics to support and not to support it, but the result जो हुआ वो जब से खेती साइंस बनी तो उसका जो रिजल्ट है उसको कोई नकार नहीं सकता। मुझे तो पर्सनली लगता है, इट्स अगेन माय पर्सनल ओपिनियन, यू माइट यू आर फ्री टू नॉट टू एग्री विथ मी, बट मुझे लगता है जितने लोग भूख से नहीं मर जाते उससे ज्यादा लोग तो कैंसर से मर रहे हैं खाली पंजाब में। और अभी कहता है कि अगले कुछ सालों में भारत की 40% आबादी कैंसर से पीड़ित होगी। Why? सोचा कभी आपने क्या गड़बड़ हो गया? अरे जो हम खा रहे हैं वो अशुद्ध है, और जो भोजन जहां से आ रहा है वो धरती अशुद्ध हो गई। और धरती अशुद्ध किया किसने? आपको लगता है किसानों ने? क्या मुझे तो नहीं लगता। किसान जो बंदा रेडियो ट्यून नहीं कर सकता, वो लगता है आपको कि ऑक्सीटोसिन और राउंड अप और ये सारी चीजें और जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर लेगा बीज में? वो हमने और आपने, इन पढ़े लिखे लोगों ने उसको सप्लाई किया किसको? निरीह आदमी, इनोसेंट आदमी, जिसको बस खाली खेत में ही अपना समय बिताना होता है, पौधे उगाता है, कुछ फल निकालता है, खाता है, बेचता है, परिवार पालता है, इतनी उसकी जिंदगी है। उसको जाके हमने सिखाया कि कैसे आपके नेचुरल केंचुओं को मार सकते हैं। और जब सारे केंचुए मर गए 50-60 साल में इस धरती से, तब आके वर्मी कंपोस्ट लेके आर्टिफिशियल केंचुए बना के उनको बेचते कि द वर्म्स आर गुड फॉर द फार्म। स्टूपिड, इट वाज नॉट गुड व्हेन इट वाज नेचुरल, नाउ इट इज नेचुरल। और किसको बेच रहे हो? किसी 5 स्टार वाले को बेचने जाओ केंचुआ, तो हम समझे कि तेरा बिजनेस प्रैक्टिस, तुम बड़ा पढ़े लिखे, तुम ज्यादा हो, तुम जाते हो फिर उसी किसान को बेचने के लिए, बेचारे को अपना केंचुआ उसका मरवा दिया और पैकेट में लेके जाते बेचने के लिए। अगेन इट्स माई पर्सनल ओपिनियन, टेल मी इफ इट इज नॉट राइट। तो ये सारा डेटा टाइप मिसमैच एरर हमने किया है, और वो जानबूझ के पूरे प्लान के साथ किया है। और जिन्होंने इस चीज में सपोर्ट नहीं दिया वो मूक दर्शक बन के देखते रहे कि कैसे गांव से लोग शहर आते जा रहे। कोई आदमी अपने बेटे को गांव में टिकने नहीं देता, माने कोई किसान अपने बेटे को किसान बनाना नहीं चाहता, क्योंकि कोई अपनी बेटी की शादी किसी किसान से नहीं करना चाहता। तो ये पर्यावरण और खेती में जब गड़बड़ी शुरू होती है तो समाज के हर डिमेंशन को खराब करता है, और वो हुआ है वो इतना जो डर का भय का जो माहौल पैदा है कि हमारी बेटी जब जाएगी बाहर रात के 8-9 बजे तक अगर वापस नहीं आती तो अंदर जो कोलाहल मचता है मन में, वो क्यों मचता है? किसने पैदा किया ये सब चीज? ऐसा माहौल कैसे बन गया? ऐसा माहौल इसीलिए बन गया क्योंकि धरती में नशा, जमीन में नशा तो शरीर में नशा, और जब शरीर में नशा तो मन से कोई सोच अच्छी नहीं होगी और उस हाथ से कोई काम अच्छा नहीं होगा। तो संस्कृति को बचाना, खेत को बचाना, पर्यावरण को बचाना द अटमोस्ट प्रायोरिटी टुडे। पानी गंदा हो गया तो किसी तरह से छान के, फिल्टर, आरओ, एवरीथिंग, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस समहाउ टू सर्वाइव। हवा गंदी हो गई तो क्या करो? कैसे छानोगे? वो मास्क लगाने से हवा शुद्ध नहीं हो जाती। दिल्ली में करोड़ों अरबों के मास्क बिक गए, लेकिन 10 एलोवेरा और 10 तुलसी के पौधे रख लिए होते घर के अंदर तो छींक भी नहीं आती। हमने एक्सपेरिमेंट किया कई घरों में। क्यों? किसने मना किया आपको पौधे नहीं रखने से? हम पढ़ लिए ना, हमने तो ये सीखा कि पौधों को टच करोगे तो एलर्जी हो जाएगी। तो बात तो बड़ी लंबी चौड़ी है, बट द सॉल्यूशन इज ब्रिंग इट टुगेदर। व्हाट? एग्रीकल्चर एंड इकोलॉजी। पर्यावरण बचेगा तो धरती पर जितने जीव हैं उसमें से एकमात्र इंसान, ह्यूमन बीइंग, आदमी ही ऐसा है जो धरती को खराब करने में लगा है। बाकी कोई भी क्रिएचर इस धरती को खराब नहीं करता। आप डेटा देखिए ना मोबाइल से, तो हमारी इतनी दोस्ती है अक्रॉस ऑल द जेंडर्स एंड एजेस। सब लोग हम मोबाइल से चिपके हुए हैं आज। थोड़ा देखिए ना डेटा कि which creature is the most important for this, the survival of this planet। सबको पता है, हनी बीज, मधुमक्खियां। और which one is the most endangered species on this planet? मधुमक्खियां। जैसे ही आपके अपार्टमेंट में कोई मधुमक्खी छत्ता लगाएगी, सीधा उसमें केमिकल जहर स्प्रे करते हैं और शाम में जाके पूछते हैं ये हनी है कि आपके पास प्योर? दिस हिपोक्रेसी इज किलिंग द प्लैनेट।
Every creature has the right to survive on this planet and they contribute for this existence. सबका रहना जरूरी है. हमने बिगाड़ा है इंसान के रूप में, हमने इस धरती को बिगाड़ा, हमने खेत को बिगाड़ा, हमने पर्यावरण को बिगाड़ा और हम ही इसको रिपेयर कर सकते हैं. And we know how to repair. And it's not going to take much time, come on. If we took 200 years to spoil it, it will not take 200 years to repair it. No. जल्दी हो जाएगा. लेकिन अब क्यों, कैसे होगा? कहते हैं कि इस कलयुग में संघे शक्ति कलयुग, ग्रुप हैज द पावर. You go alone, you will end up doing very little. लेकिन if you can make, clone of yourself, your mentality वाले सारे लोग, aware लोग, जिनको जागरूकता फैल गई, सब लोग एक हो जाए, तो things will change very fast. और आप किसान हैं तो किसान बने रहिए. आप वेट करिए 2 से 5 साल. इस धरती पर आपसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आदमी कोई नहीं बचेगा, क्योंकि WHO का रिपोर्ट है 2 महीना पुराना कि द जनरेशन ऑफ फार्मर्स टुडे इन दिस ग्लोब, ऑन दिस ग्लोब आर द लास्ट जनरेशन. ये जो पीढ़ी जो खेती कर रही है दुनिया में, ये लास्ट पीढ़ी है. इसके बाद कोई खेती नहीं करेगा, खाएगा खाक. ये दुनिया खाएगी क्या? दूसरा डेटा कहता है कि अगले 10 साल में, बाय 2030, माने 10 साल में, 11 साल में दुनिया की 70% आबादी शहरों में होगी. माने वो खेती नहीं कर रहे होंगे, शहरों में होंगे. माने सारे जवान लोग शहर में होंगे. 30% जो शरीर से कमजोर और बूढ़े लोग होंगे वो गांव में होंगे. माने वो उगाएंगे और ये जवान लोग बैठ के खाएंगे, क्योंकि ये पैसा कमाते हैं. इनको खरीद के खाना अच्छा लगता है, उगा के खाना अच्छा नहीं लगता है. तो आप किसान हैं तो किसान बने रहिए और कोशिश करिए अपने बच्चे को भी किसानी सिखाने के लिए. सारे जवान लोग शहर में जाके कोई बड़ा तीर नहीं मार रहे, केंचुओं की लाइफ जी रहे हो, टॉयलेट क्लीन कर रहे. जवान लोग खेती करना बहुत जरूरी है, क्योंकि खेती की कला का जिंदा रहना हमसे ज्यादा जरूरी है. इट्स एन आर्ट वेयर nowhere it is being taught. And if you are not a farmer, अगर आप किसान नहीं हैं, तो you do something so a farmer remains a farmer, my dear, my humble request. You do something so that a farmer remains a farmer. How? Go and buy directly from the farmer without bargaining. The way you show your richness in the hotels by giving the tips of hundreds and thousands, by not asking for the change of 5 rupees in the malls, go and show the richness there with the farmers. Adopt them. आप उनको गोद ले लीजिए, किसानों को. उनको कहिए कि बाबू गोबर से उगा के दोगे तो मैं दुगना दाम दूंगा. ग्रीड ड्राइव्स द लाइफ, वेदर यू एग्री और नॉट. लाख रुपये कोई ज्यादा देता है, हम कंपनी चेंज कर लेते हैं. मैंने भी 10 साल वो काम किया. कॉर्पोरेट ग्रीड पर ही हमारी भी जिंदगी चल रही है. जहां ज्यादा मिला वहां कूद पड़े. उनको भी दो ना लोभ, लालच दिखाओ. किस चीज का? दाम दो उनको, जो उनको अभी तक मिला नहीं. पिछले 70 साल में हर चीज 70 गुना 100 गुना बढ़ गई, लेकिन अनाज का दाम अगर उस रेशियो में बढ़ता तो मैं बताऊं, द मोस्ट प्रेशियस इंडस्ट्री वुड हैव बीन एग्रीकल्चर. अगर खाली उनको उनका दाम मिल जाता समय समय पर, उसमें बढ़ोतरी होती रहती. नहीं, वी डोंट इवन गिव द राइट टू डिसाइड द प्राइस टू अ फार्मर. उनका प्रोडक्ट जो उगाते हैं वो उसका दाम नहीं लगा सकते, उसका दाम हम लगाते हैं. इंडस्ट्री वाले लगाते हैं, दलाल लगाते हैं, बिचौलिए लगाते हैं, मार्केट लगाते हैं. हाउ सैड, हाउ सैड. गो एंड अडॉप्ट अ फार्मर so that you get naturally grown food, grains and vegetables, and in turn your kid will go to school, not to hospital. As simple as that. Adopt a farmer, my dear, locally, so that transportation कम होगा. नहीं तो कहते हैं 80% ट्रांसपोर्टेशन इस धरती पर खाली भोजन को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में लगा है. क्योंकि हम जहाँ शहर में आते हैं तो 1000 चीजों का डिमांड क्रिएट करते हैं, कहीं से तो आएगा. तो ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगा, पॉल्यूशन कम हो जाएगा, नेचुरली ग्रोन होगा, धरती में केमिकल्स कम जाएंगे, तो हवा भी शुद्ध होगी. धरती के अंदर जो भूगर्भ जिसको बोलते हैं, धरती के गर्भ को भूगर्भ कहते हैं. भू के गर्भ में पानी होता है, और भूगर्भ पानी नहीं बोलते, उसको भूगर्भ जल कहते हैं. पीने योग्य पानी को जल कहते हैं.
पूजा योगी पानी को जल कहते हैं। वो भूगर्भ जल भी शुद्ध हो जाएगा, और जब गर्भ शुद्ध हो जाएगा तो जो उससे बाहर आएगा वो भी शुद्धतम होगा। मानते हैं ना आप इस बात को? तो जब धरती शुद्ध होगी, धरती के अंदर का गर्भ शुद्ध हो जाएगा, पानी माने जल शुद्ध हो जाएगा, और जो उससे हवा जाएगी पेड़ पौधों से बाहर वो शुद्ध होगी। तो आपको क्या लगता है जिंदगी में और कुछ है जो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए तो नहीं। मेरे लिए मेरे माँ बाप से बढ़ के भी इस धरती की गुणवत्ता, उपज शक्ति, पानी की शुद्धता, हवा की ताजगी है। क्योंकि पिताजी भी वही सांस लेते हैं, तभी वो पिताजी मैं उनको देख पा रहा हूँ, उनको कह पा रहा हूँ। आप भी करिए ना ऐसा। थैंक यू। Thank you, Vinay ji, for this very inspiring and moving talk. Let's try and understand what he's saying, and let's be that change, all of us, because as he said, it's a collective effort. Let's try and be that change. Thank you.